प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक। एक तो हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में और एक हम पढ़ेंगे बैकिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूचक क्या होता है। सूचक को ही कहते हैं इंडिकेटर। तो ये नाम से ही समझ में आता है कि ये कुछ सूचना देता होगा या कुछ इंडिकेट करता होगा, इसलिए इसका नाम सूचक रखा गया है। तो एक बात तो आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं, सारी की सारी पदार्थ हैं, मतलब सूचक भी एक पदार्थ ही होगा। तो सूचक क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ की प्रकृति को बताता है, यानी उस पदार्थ की या तो अम्लीय है तो अम्लीय प्रकृति को बताएगा, अगर वो पदार्थ क्षारीय है तो क्षारीय प्रकृति को बताएगा, और अगर उदासीन है तो उदासीन प्रकृति को बताएगा। मतलब सूचक क्या होता है, तो सूचक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है। मतलब कोई पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा, उसकी सूचना देता है, और उसकी सूचना देने का काम जो करता है उससे कहते हैं सूचक। तो इस तरह से आप सूचक को परिभाषित कर सकते हैं कि सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति होने की सूचना देता है, उसे हम कहते हैं सूचक। और सूचकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, अब प्राकृतिक सूचक बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी नाम याद रख सकते हैं। जैसे एक होता है लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो है, अगर मान लीजिए अगर इस पदार्थ के संपर्क में आ गया और ये लिटमस पेपर नीला है, लिटमस पेपर अगर नीला है और इस पदार्थ के संपर्क में आ गया और लिटमस पेपर अगर लाल हो गया, मतलब नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो जो पदार्थ होगा वो अम्लीय होगा या अम्ल होगा। क्योंकि अम्ल क्या करता है, अगर ये जो पदार्थ है ये अगर अम्ल है तो ये अम्ल क्या करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा। अगर नीला लिटमस पेपर लाल होता है तो हम समझ जाएंगे कि जो पदार्थ है वो अम्ल है, क्योंकि उस पदार्थ ने क्या किया, लिटमस पेपर के संपर्क में आकर जो नीले कलर का लिटमस पेपर है उसको लाल कर दिया। और अगर मान लीजिए लाल कलर का लिटमस पेपर है और ये अगर इस पदार्थ के संपर्क में आता है और नीला हो जाता है, तो वो होता है क्षार। क्योंकि क्षार का काम क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला करना। तो ये पदार्थ हमको नहीं मालूम कि अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, लेकिन अगर ये नीले लिटमस पेपर के संपर्क में आके लाल हो जाता है, लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो वो अम्ल है। और अगर ये पदार्थ लाल लिटमस पेपर के संपर्क में आता है और लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाता है, तो वो अम्ल है, क्षार है, अम्ल नहीं है, क्षार है। तो इन दो बातों से हम पता करते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पदार्थ का, मतलब जो पदार्थ है इस पदार्थ के संपर्क में अगर हम लिटमस पेपर को लाते हैं, तो ये जो लिटमस पेपर है, इस लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उसका कलर नहीं बदलता है, तो ये पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा। तो इस तरह से आप लिटमस पेपर के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार है या उदासीन, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान आप रखेंगे। अम्ल क्या करते हैं, तो अम्ल जो है ये नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। क्षार क्या करते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। इसके अलावा और भी प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे हल्दी है, प्याज है, लौंग है, वेनिला है, लाल पत्ता गोभी है, और बहुत सारे हैं। और उसमें से भी अगर आपको पूछता है पेपर में कि गंधीय सूचक बताना है, यानी गंध से सूचित करेगा गंधीय सूचक, तो गंधीय सूचक होते हैं प्याज और एक होता है वेनिला।
ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं गंधीय सूचक। पर्टिकुलर अगर आता है गंधीय सूचक, है दोनों प्राकृतिक सूचक, लेकिन प्राकृतिक में भी कौन से सूचक है? गंधीय सूचक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक सूचक के कोई एक दो उदाहरण। उसके बाद एक होता है कृत्रिम सूचक, या इसको कहते हैं मानव निर्मित सूचक, या इसी को कहते हैं संश्लेषित सूचक। तो हम कुछ भी एक लिख सकते हैं, मानव निर्मित लिख देते हैं, मानव निर्मित सूचक। तो मानव निर्मित सूचक जो है ये प्रकृति में प्राप्त नहीं होते, मानव द्वारा निर्मित किए गए, जैसे फिनोल्फ्थेलिन, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, या इसी को कहते हैं मेथिल ऑरेंज। मेथिल कहो या मिथाइल कहो, बात एक ही है, मिथाइल या मेथिल ऑरेंज। तो ये जो है ये मानव निर्मित सूचक है। तो इस तरह से आपने सूचक समझ लिया क्या होता है, कि सूचक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ की प्रकृति को बताता है, वो अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है, उसकी सूचना देता है, उसको सूचक कहते हैं। सूचक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित सूचक। तो ये हो गया सूचक। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, और वो हम देखेंगे बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है इसका फार्मूला होता है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम होता है, ये इसका सूत्र है बेकिंग सोडे का, और रासायनिक नाम होता है सोडियम। H का मतलब बाई कहते हैं या हाइड्रोजन कहते हैं, तो सोडियम बाई, और CO3 होता है कार्बोनेट, तो इसको कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो भी आप नाम इसका लिखना चाहते हो लिख सकते हो, सोडियम बाई कार्बोनेट लिख देते हैं। यह है इसका नाम और यह है सूत्र। अब इसको बनाते कैसे हैं हम देखते हैं, बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3, और ये लिया हमने जल। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट को ये जो हमने जल लिया तो इसमें मिलाते हैं, और तब तक मिलाते हैं जब तक कि इसका घुलना बंद ना हो जाए। जैसे इसका घुलना जल में बंद हो जाएगा तो इसको घोलना बंद कर देंगे, यानी रोक देंगे। तो तब तक मिलाना है जब तक कि इसका घुलना बंद ना हो जाए। मतलब ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त विलयन बनाना। संतृप्त मतलब जब तक ये जल में घोलने की क्षमता है तब तक इसको घोलना है, और जैसे ही ये घुल नहीं पाएगा तो इसको घोलना बंद कर देना है। तो ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन, यानी तब तक आपको घोलना है जब तक इसका घुलना रुक ना जाए। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है, ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन, या इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको लेना है सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त विलयन, मतलब सोडियम कार्बोनेट और जल। संतृप्त विलयन अभिक्रिया में दिखाना है तो हमको बताना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट और जल। तो इसको बनाने के लिए लेते हैं हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और जल। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये लिया संतृप्त विलयन, और इस संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यहाँ पर निर्माण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3 का। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब है दोनों तरफ तत्व बराबर बराबर होना। जैसे यहाँ सोडियम कितना है, 2, यहाँ सोडियम 1 है तो 2 लगा देंगे। अब ये जो 2 लगाया है वो सबके लिए है। सोडियम 2 करने से हाइड्रोजन भी 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए,
और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गए। तो दोनों तरफ सोडियम कितने हैं, 2 2 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन यहाँ 2 हो गए, तो एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। ऑक्सीजन हो गए 3 दूनी 6, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है, 3 हो गए, और 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 हो गए। मतलब दोनों तरफ सोडियम संतुलित है। इसके अलावा कार्बन भी संतुलित है, हाइड्रोजन भी संतुलित है, ऑक्सीजन भी संतुलित है, मतलब ये अभिक्रिया संतुलित है। तो कैसे इसको आप करेंगे, आप लेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का संतृप्त विलयन लेकर इसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यहाँ 2 बनेंगे। इस तरह से आपको अभिक्रिया ध्यान रखना है। अब हम इसके गुणों को देखते हैं। गुणों से मतलब इसके भौतिक गुण भी देखेंगे और इसके रासायनिक गुण भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुणों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं अवस्था। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसकी अवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद रंग होता है सफ़ेद, या सफ़ेद को आप श्वेत भी कह सकते हो। और अगर हम इसकी विलेयता देखें, विलेयता मतलब जल में घोल के देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जल में विलेय है। जल में विलेय है का मतलब क्या है, जल में घुलता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जब जल में घुलता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट जल में घुलकर क्षारीय विलयन देता है, यानी क्षारीय विलयन बनाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब जल में मिलाते हैं तो जलीय विलयन होता है क्षारीय, ध्यान रखना है। तो इसकी अवस्था क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, रंग इसका है सफ़ेद या श्वेत, विलेयता जल में विलेय है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। ये हो गए भौतिक गुण कुछ। अब देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंतर्गत अब ये जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, इसको उल्टा करना है अपने को। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित किया तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना। अब हम यहाँ रासायनिक गुण में क्या करते हैं, रासायनिक गुण जिसके पढ़ते हैं ना उसको आपको लेना पड़ता है। जैसे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण पढ़ रहा हूँ तो उसको मुझे लेना है, तो ये मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। तो या तो इसकी किसी के साथ क्रिया करना है या फिर इसको आप गर्म भी कर सकते हैं। तो हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करते मतलब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा वो देखेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिनसे बना था उसमें वो टूट जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे कैसे बना था, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो उसमें टूट जाएगा। एक तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, एक इसमें बनेगा जल और एक बनेगा CO2। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि उस अभिक्रिया को मैंने उल्टा कर दिया। संतुलित करने के लिए आपको आइडिया आ चुका है, यहाँ 2 लेना पड़ेगा तब जाके ये संतुलित होगी। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम जल, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ही रासायनिक गुण हम रहने देते। अब इसके बाद उपयोग देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका प्रयोगशाला में उपयोग होता है, और जिस पदार्थ का, जिस रसायन का प्रयोगशाला में उपयोग होता है उसका बेहतरीन आप उसको उपयोग के रूप में लिख सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कोई भी केमिकल है उसका उपयोग अगर आप लिख रहे हो और अगर आपको कोई उपयोग याद नहीं आ रहा है तो ये उपयोग तो कॉमन है सबका, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। साथ ही साथ बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, इसके अलावा
झागदार मतलब जिसमें झाग बनता हो, झागदार शीतल पेय, शीतल यानी कोल्ड और पेय यानी ड्रिंक, तो झागदार शीतल पेय बनाने में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद आग बुझाने वाले यंत्रों में भी यानी अग्निशामक यंत्रों में होता है, अग्निशामक यंत्रों में। इसके अलावा इसका उपयोग होता है प्रति अम्ल के रूप में, यानी प्रति अम्ल औषधि बनाने में। प्रति अम्ल का मतलब होता है जो एसिडिटी होती है उसको दूर करने के लिए, प्रति अम्ल औषधि बनाने में। तो इस तरह से आप इसके कुछ उपयोग ध्यान रख सकते हैं, जैसे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, बेकिंग पाउडर बनाने में, झागदार शीतल पेय बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में और प्रति अम्ल औषधि बनाने में। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमने देखे। एक हमने देखा सूचक, उसको 2 भागों में बांटा, प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक। साथ ही साथ हमने देखा बेकिंग सोडा, इसको कैसे बनाते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है, इसका समीकरण देखा, भौतिक गुण देखे, एक रासायनिक गुण देखा, जो बनाने की विधि का अपोजिट हमने पढ़ा, और इसके उपयोग 5 लिखे हैं, कोई 2 या 3 उपयोग आप ध्यान रख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयार करना और याद कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।